नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। शुरुआत सुर्खियों के साथ। मोबाइल सिम लेने के लिए आधार जरूरी नहीं। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और मतदाता कार्ड जैसे वैकल्पिक पहचान पत्र स्वीकार करने के जारी किए निर्देश। कहा तुरंत प्रभाव से मोबाइल कंपनियां करें पालन। वायु प्रदूषण के निपटने में केंद्र की उज्ज्वल योजना बेहद कारगर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट। कहा दुनिया में 10 में से 9 लोग जहरीली हवा में ले रहे हैं सांस। दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शहर। केंद्र ने जारी किया नई दूरसंचार नीति का मसौदा। 2022 तक 40 लाख नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य। हर नागरिक को 50 मेगाबिट प्रति सेकंड गति का इंटरनेट कनेक्शन देने का प्रस्ताव। कर्नाटक बीजेपी के किसान कार्यकर्ताओं को अब से थोड़ी देर में नमो ऐप के जरिए संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। कल चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा का अपमान करने का लगाया था आरोप। सिद्धरमैया ने कहा प्रधानमंत्री की टिप्पणी बीजेपी जेडीएस के बीच गोपनीय तालमेल का संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात का दिखा असर। लद्दाख के चुशुल में भारत चीन के सेना अधिकारियों की हुई बैठक। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और विश्वास बहाली के उपायों पर काम करने का लिया संकल्प। आधार कार्ड नहीं होने पर मोबाइल सिम लेने के लिए परेशान होने वालों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि वो सिम देने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड जैसे दूसरे पहचान पत्रों को स्वीकार करें। टेलीकॉम सचिव अरुणा सुंदरराजन ने के मुताबिक मोबाइल कंपनियों को तुरंत नए निर्देश को लागू करने के लिए कहा गया है। मोबाइल कंपनियां संचार विभाग के पुराने निर्देश पर अमल करते हुए सिम देने के लिए आधार नंबर की मांग कर रही हैं, जिसके चलते लोगों और विदेशी नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संचार मंत्रालय का कहना है कि उसने पहले ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन को देखते हुए दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ किया है कि उसने आधार कार्ड को लेकर ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। और हमारी संवाददाता कृति मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। कृति, अगर आप थोड़ा और साफ करें, क्या क्या कहा गया है? जी प्रीति, देखिए, जो लगातार विदेशी नागरिक आते थे, एनआरआईज आते थे, तो जो एक कंपल्शन था कि आधार कार्ड के बाद ही सिम कार्ड इशू होगा, उसकी वजह से जो नागरिक थे, विदेशी नागरिक और कई कंज्यूमर्स थे, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लोक नीति फाउंडेशन केस में ये साफ कर दिया था कि सिम कार्ड लेने के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है। तो इसके बाद जो इनकन्वीनियंस हुआ कंज्यूमर्स को, उसको देखते हुए सरकार ने ये स्टेप उठाया है कि आधार लेने के लिए सिम कार्ड जरूरी नहीं होगा। निश्चित तौर से इससे जो कंज्यूमर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको फ्री फायदा होगा। प्रीति, बिल्कुल। और कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिनके आधार पर अब सिम कार्ड मिल पाएगा? जी प्रीति, देखिए, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इस तरह के जो दस्तावेज हैं, उनकी वजह से आपको जो फॉरेनर्स आ रहे हैं, जो एनआरआईज आ रहे हैं, उनको सिम कार्ड मिल सकता है। क्योंकि आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट था कि जो जितने एनआरआईज आते थे, जो फॉरेनर्स आते थे, उनके पास नहीं होता था। तो अब सरकार ने साफ कर दिया है कि पासपोर्ट जैसे दस्तावेज भी यूज किए जा सकते हैं सिम कार्ड लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए कृति आपका। तो टेलीकॉम सचिव अरुणा सुंदरराजन ने बताया है कि मोबाइल कंपनियों को तुरंत प्रभाव से ये निर्देश दिए गए हैं कि अब जो उपभोक्ता हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और अब मोबाइल सिम लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। जो बाकी पहचान पत्र हैं उनके जरिए भी अब सिम कार्ड लिया जा सकेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रमुख गुलशन राय ने कहा है कि आधार डेटा को पूरी तरह से उन्होंने सुरक्षित बताया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आधार डेटाबेस के 2 हिस्से हैं। डेमोग्राफिक डेटा में नाम, आयु और पते जैसी जानकारियां होती हैं, वहीं बायोमेट्रिक डेटाबेस में निजी जानकारियां होती हैं। लोग जब आधार डेटा की सुरक्षा को लेकर बात करते हैं तो वो बायोमेट्रिक डेटा की बात करते हैं और अब तक बायोमेट्रिक डेटा लीक होने का कोई मामला सामने नहीं आया है। इन जानकारियों को कई सुरक्षा स्तरों के अंदर रखा जाता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी प्रदूषण रिपोर्ट में भारत सरकार के वायु प्रदूषण से निपटने की कोशिशों के तहत उज्ज्वला योजना की तारीफ की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.5 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल में मददगार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से इस योजना की शुरुआत की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में वायु प्रदूषण की वजह से हर साल 7 करोड़ लोगों की मौत होती है। इनमें ज्यादातर एशिया और अफ्रीका के गरीब लोग हैं और हर 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। वहीं हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों के कैंसर से होने वाली 1/4 मौतों की वजह वायु प्रदूषण है। दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से दिल्ली और वाराणसी समेत 14 शहर भारत के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अक्टूबर में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य विषय पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने की भी योजना है। We have in our estimates of 7 million deaths caused by exposure to air pollution. We know that 4.2 million are due to exposure to outdoor air pollution, what we call ambient air pollution. So it's related to what we do at the urban level. While 3.8 million deaths are associated to the fact that many people around the world is still relying on very polluting fuels for cooking or heating or lighting their houses at the household level. विश्व धरोहर ताजमहल के बदलते रंग पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ताजमहल का रंग पहले पीला पड़ा था, लेकिन अब ये भूरा और हरा हो रहा है। ताजमहल के संरक्षण के लिए कोर्ट ने केंद्र को सुझाव दिया है कि वो धरोहर को पहुंचे नुकसान के आकलन के लिए भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों की मदद ले और ऐतिहासिक स्मारक का मूल रूप बहाल करने के लिए कदम उठाए। कोर्ट ने कहा है कि सरकार के पास इसके लिए विशेषज्ञता उपलब्ध है या नहीं, कोर्ट को इस बारे में जानकारी नहीं है, और अगर विशेषज्ञता उपलब्ध है तो भी शायद उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर सही वक्त पर फैसला नहीं लिया गया तो इसे जाना होगा। मामले में केंद्र की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ANS नाडकर्णी पेश हुए थे। सुनवाई से पहले अधिवक्ता महेश चंद्र मेहता ने इस मामले में ताजमहल की कुछ तस्वीरों को कोर्ट में पेश भी किया, जिस पर कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर से सवाल किए। इस पर ANS नाडकर्णी ने कोर्ट को बताया कि ताजमहल का प्रबंधन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को करना होता है। अब मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। केंद्र सरकार ने ग्राम स्वराज अभियान के तहत आज देश भर में किसान कल्याण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। हर ब्लॉक स्तर पर होने वाली इस कार्यशाला में किसानों के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। कार्यशाला में 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा होगी। इसमें कृषि वैज्ञानिक किसानों को आमदनी बढ़ाने के तरीके बताएंगे। वहीं किसानों को केंद्र सरकार की 7 सूत्रीय कार्य योजना के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हर प्रति बूंद अधिक फसल जैसी खास योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन को बढ़ावा देकर आमदनी बढ़ाने पर चर्चा होगी। और अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। कर्नाटक में चुनाव प्रचार चरम पर है और सभी दलों के दिग्गज चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तक कर्नाटक के चुनावी समर में पूरी ताकत लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक में चुनाव अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर्नाटक बीजेपी किसान इकाई के कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए संबोधित कर रहे हैं। की मास्टरी आ जाती है, समस्याओं की मास्टरी आ जाती है, समाधान के रास्तों की मास्टरी आ जाती है, उपाय योजना क्या हो सकती है उसकी नई नई योजनाएं सूझती हैं। तो एक प्रकार से आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। मुझे कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अब शिकायतें मिलती रहती थी, लेकिन हमारे एक सांसद थे जिन्होंने किसान मोर्चा की मदद से अपने क्षेत्र में बहुत काम किया,
लेकिन कर्नाटक सरकार उदासीन रही, उसको परवाह ही नहीं थी कि किसानों को फसल बीमा योजना से कितना संकट मिलता, कितना फायदा होता है। और अकाल के दिनों में अगर सरकार सक्रिय होती और किसान को क्या, एक रुपये में 2 पैसे 5 पैसे से ज्यादा खर्चा नहीं है, बहुत बड़ा खर्चा राशि सरकार की तरफ से आती है, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और हमें किसानों को कन्विंस करना है, उन्हें विश्वास दिलाना है कि यह समय है कि ऐसी सरकार चाहिए जो किसानों के प्रति संवेदनशील हो, किसानों की समस्याओं को समझती हो, किसानों का कल्याण उसकी प्राथमिकता हो। और आपने देखा होगा पिछले जितने भी बजट आए हैं, हर बजट के बाद मीडिया ने, अखबारों ने, हमारे मैगजीनों ने लिखा है कि मोदी का बजट किसान का बजट है, गांव का बजट है। और इसलिए कृषि और किसान कल्याण हमेशा से हमारी सरकार का एक चरित्र रहा है, हमारा स्वभाव रहा है, हमारी सोचने का तरीका वही रहा है। हमें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सिखा के गए हैं, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। और इसके लिए हम लक्ष्य तय करके टाइम के अंतर्गत डिलीवर करने के लिए और अपेक्षित परिणाम हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और कृषि ऐसा क्षेत्र है वो समय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रकृति के साथ सीधा उसका लिंक है। उसको पानी कब चाहिए, उसका फसल काटने का समय कब चाहिए, सारी चीजें एक प्राकृतिक समय पत्रक के साथ जुड़ती हैं। समय सरकार का अपनी मनमर्जी का समय पत्रक नहीं चलता है। प्रकृति, किसान और सरकार तीनों ने बराबर मेल बिठा करके काम करना होता है। कृषि और किसानों के लिए हमारा विजन कभी एकांगी नहीं रहा, आइसोलेटेड नहीं रहा। हम इंटीग्रेटेड अप्रोच वाले हैं। हम कृषि से जुड़े हुए सब पहलुओं को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखने के पक्ष में हैं। चाहे कृषि के लिए भूमि का ख्याल रखना हो या सिंचाई के लिए जल संरक्षण पर जोर हो, पूरा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि किसानों को कृषि के कार्य में शुरुआत से अंत तक किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। आधुनिक बीज हो या बिजली की सुविधा, उत्पाद का संरक्षण हो या उन्हें बाजार तक पहुंचाना हो, हर पहलू पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। और हमारी सरकार बीज से बाजार तक फसल चक्र के हर चरण के दौरान किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक बीजेपी किसान इकाई के कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए संबोधित कर रहे थे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कर्नाटक में चामराजनगर समेत 3 जगहों पर रैलियां की। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर गांव में बिजली पहुंचाने के मामले में मजदूरों की मेहनत का सम्मान करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी नामदार हैं, इसलिए कामदार लोगों की मेहनत को नहीं समझ सकते। वहीं राजनीतिक हत्या, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने सिद्धरमैया को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा के सम्मान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष चुनावी रैलियों में उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही है। देवेगौड़ा जी हिंदुस्तान के वरिष्ठ सम्मानीय नेताओं में से एक है, ये मुझे भूलने का कोई हक नहीं है। लेकिन मैंने सुना कांग्रेस के अध्यक्ष चुनावी सभाओं में जिस प्रकार से आदरणीय देवेगौड़ा जी का उल्लेख कर रहे थे, क्या ये आपके संस्कार है? क्या ये अहंकार? अरे अभी तो आपकी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। अरे देवेगौड़ा जी तो इस देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी बीजेपी जेडीएस के बीच गोपनीय तालमेल का संकेत है। उन्होंने अपने ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2+1 के फॉर्मूले के तंज का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 2 रेडी +1 बीजेपी का कर्नाटक चुनाव जीतने का फॉर्मूला है। उनका इशारा रेड्डी बंधुओं और बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा की ओर था। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी के 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ने की याद दिलाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कर्नाटक में 2+1 का फॉर्मूला चल रहा है। सिद्धरामैया खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और पुरानी सीट से बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री के बयान का भी कांग्रेस ने जवाब दिया है। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पहली बार मतदान करने वाले मतदाता बड़ा असर डाल सकते हैं। राज्य में इस बार 15 लाख से ज्यादा नए मतदाता हिस्सा ले सकते हैं, जो एक रिकॉर्ड है। छोटे शहरों के मतदाताओं के अपने अलग मुद्दे हैं। कर्नाटक चुनावों में सभी राजनीतिक दलों की निगाहें युवा मतदाताओं पर टिकी हैं। इनके अपने अलग मुद्दे हैं और सभी दल चुनावी वादे और दावे करके युवाओं को लुभाने में जुटे हैं। दरअसल कर्नाटक में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की बड़ी तादाद है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 7 लाख नए मतदाताओं के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा है। अगर छोटे शहरों की बात करें तो जाति धर्म से अलग इनके मुद्दे रोजगार, शिक्षा और विकास हैं। अब एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद अब अच्छे जॉब मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब। और प्राइवेट सेक्टर में तो अच्छा इनकम नहीं रहता है। गवर्नमेंट में बोले तो अच्छे से पैसा कमा सकते हैं और ये गवर्नमेंट से यही आशा करते हैं। सिर्फ एक अच्छे एक ईमानदार बन के फर्स्ट वोटर एक खड़ना, इलेक्शन में खड़ना चाहिए। इसलिए हम ये विनता करते हैं कि एक अच्छे लड़के, अच्छे एक पॉलिटिशियन को चुने। मतदान प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा युवा शामिल हों और अपना मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए चुनाव आयोग भी कोशिशों में जुटा हुआ है। लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चित्रदुर्ग की बात करें तो इस बार के चुनाव में यहाँ करीब 13,000 नए मतदाता हैं। Mass gathering programs conducted. First time young voters regarding this, so many programs are conducted in our colleges. बीते सालों के चुनाव नतीजों को देखें तो युवा मतदाताओं ने नतीजों में बड़ा फेरबदल किया है। ऐसे में बुनियादी सुविधाओं की कमी के अलावा विकास की रफ्तार में पिछड़ते, खासतौर पर छोटे शहरों और देहात के रहने वाले युवा कर्नाटक के रण में एक दिलचस्प असर डाल सकते हैं। चुनाव में बड़ी संख्या में पहली बार मतदान करने वाले युवा हिस्सा ले रहे हैं। इनके मुद्दे अलग हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के धर्म और जाति के सारे समीकरणों को ये लोग बिगाड़ सकते हैं। कैमरामैन जुनैद खान के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, चित्रदुर्ग। कुछ और अहम खबरें। सरकार ने मंगलवार को नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का मसौदा जारी कर दिया। इस ड्राफ्ट के मुताबिक $100 बिलियन के निवेश का प्रस्ताव है। वहीं 2022 तक देश के सभी नागरिकों को 50 Mbps की गति का इंटरनेट कनेक्शन देने का भी प्रस्ताव किया गया है। मसौदे में बताया गया है कि इस सेक्टर में 2022 तक करीब 40 लाख नई नौकरियां आएंगी। इसके अलावा स्पेक्ट्रम यूजेज फी, टैक्स, संचार उपकरण, इंफ्रा और सर्विसेज पर लेवियों को तर्कसंगत बनाने पर भी जोर दिया गया है। हवाई यात्री जल्द ही फ्लाइट में कॉलिंग और इंटरनेट सुविधा का लाभ लेने के फैसले का सभी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने स्वागत किया है। टेलीकॉम कमीशन ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि वो इस फैसले को जल्द से जल्द लागू कराने की कोशिश करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री के मुताबिक सरकार हवाई यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इस सुविधा की कीमत एयरलाइंस तय करेगी। गृह मंत्रालय ने भी फ्लाइट में कॉल और वाईफाई सुविधा को मंजूरी दे दी है। साथ ही इंटरनेट टेलीफोन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा दूरसंचार क्षेत्र में शिकायतों के निपटारे के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। दूरसंचार क्षेत्र में हर साल करीब 4 करोड़ शिकायतें आती हैं। The Tri-Telephone Regulatory Authority has allowed the use of mobile phones for both data and voice in the Indian airspace for domestic as well as international flights, and they will be notifying the final draft and everything else within the next 3 months' time. Providing better passenger amenities has been the endeavor of Narendra Modi government. Constantly we keep upgrading the services, and therefore this will be going a long way in making sure that people use the time, flying time, more productively, more efficiently, and therefore this will also help in so many hours not being wasted but would be fruitfully and gainfully used. सरकार ने ये साफ कर दिया है कि हार्ट स्टेंट से लेकर घुटना प्रत्योपण इम्प्लांट के मामले में राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA की ओर से तय कीमतों से वो पीछे नहीं हटेगी।
हार्ट स्टेंट बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों ने प्राइस कैंपिंग को हटाने की जो मांग भारत सरकार से की थी उसे खारिज कर दिया गया है। एनपीपीए के चेयरमैन ने भी कहा है कि कई और मेडिकल डिवाइस की कीमतों को जल्द ही मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने की तैयारी हो रही है। 41 साल के दिल्ली के रहने वाले कपिल उन हजारों लोगों में से एक हैं जिन्हें दिल की धमनियों में ब्लॉकेज के बाद हार्ट स्टेंट लगाना पड़ा। लेकिन आज कपिल को इस बात की खुशी है कि सरकार की मूल्य नियंत्रण नीति से उनके ऊपर लाखों रुपए का बोझ नहीं पड़ा। जो स्टंट की कीमत थी वहाँ पर करीब जो पहले स्टंट की कीमत हुआ करती थी लाख 1.5 लाख रुपए, करीब करीब उसकी 1/4 कीमत पे वो स्टंट मुझे डाला गया। लगभग जो मेरा खर्चा आया वहाँ पर स्टंट का और जो स्टंट डालने का जो आया वो करीब 40 से 45 हज़ार के बीच में मेरा पूरा खर्चा आया वहाँ पर। कपिल अकेले नहीं हैं जिन्हें ऐसी सर्जरी की जरूरत पड़ रही है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि आम लोगों की स्वास्थ्य जरूरत पर वो गंभीर है। सरकार की दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण संस्था ने स्टेंट बनाने वाली अमेरिकी कंपनी की उस गुजारिश को नामंजूर कर दिया जिसमें प्रीमियम क्लास के स्टेंट को मूल्य नियंत्रण दायरे से बाहर रखने की मांग की गई थी। एनपीपीए के चेयरमैन ने साफ कहा है कि भारतीय बाजार में स्टेंट या घुटना इम्प्लांट की उपलब्धता के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नी इम्प्लांट्स लग रहे हैं, चल रहे हैं, पेशेंट्स को फ़ायदा हो रहा है। और अगर पूरी तौर से देखा जाए कि जितने घुटने के ऑपरेशन होते हैं, नी रिप्लेसमेंट होते हैं पूरे देश में, और हर एक इम्प्लांट के ऊपर अगर इतना फ़ायदा हो रहा है करीब करीब 1 लाख रुपए का, तो आप सोच सकते हैं कि कितने हज़ारों करोड़ रुपए का फ़ायदा हमारे देश के मरीजों को हो चुका है। एनपीपीए ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि अब वो कई और मेडिकल डिवाइस को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने वाली है और जल्द ही एक कमेटी गठित करके इस पर फैसला लिया जाएगा। एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी ऐसे मैंने बताया एनएलईएम एक कमेटी थी। एनएलईएम के हिसाब से जो दवाइयाँ एसेंशियल लिस्ट में शामिल की जाती थी वो ऑटोमेटिकली प्राइस के कंट्रोल में आ जाती थी। ये पहले था और ये स्टैंड भी आए थे इसी प्रकार से, और उनका मूल्य निर्धारित करना हमारे लिए बहुत संभव हो सका था। दरअसल इन मेडिकल डिवाइस को अधिकतम कीमत यानी एमआरपी उनके आयातित दाम से औसतन 170 से 405% और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से 60 से 240% ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है। नियंत्रण के बाद कीमतें अचानक कई गुना नीचे आ गईं। आज की तारीख में दिल की बीमारी में उपयोग होने वाले बेयर मेटल स्टेंट की कीमत 7,923 रुपये, जबकि दवा का रिसाव करने वाले ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट की कीमत महज 28,849 रुपये है, जो पहले 2 लाख रुपये तक हुआ करती थी। चाहे दिल की बीमारी में इस्तेमाल होने वाले स्टेंट की हो या फिर घुटना प्रत्यारोपण की, इनकी कीमतें कम करने के पीछे सरकार की सोच यही है कि आम आदमी को भी अब घटी कीमतों का फायदा मिल सके और वो अपना इलाज करा सके। और सरकार के साथ साथ एनपीपीए ने भी संकेत दिए हैं कि आने वाले वक्त में ऐसी कई और मेडिकल डिवाइस और चिकित्सकीय उपकरणों की कीमतें कम की जाएंगी। लेकिन इसके साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि घटी कीमतों का फायदा तो ग्राहक को मिले ही, लेकिन साथ ही नई तकनीक और नए इम्प्लांट के लिए शोध का माहौल भी देश में बना रहे। दिल्ली में करुण कंवलजीत के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल ही में हुई वार्ता के बाद सीमा पर तनाव कम करने के प्रयास तेज हो गए हैं। मंगलवार को भारत और चीन की सेनाओं ने लद्दाख के चुशुल इलाके में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग की। इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति कायम रखने, सीमा प्रबंधन और आपसी विश्वास बहाली के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पर सहमति बनी है। वहीं चीन की मीडिया के मुताबिक भारत और चीन सेना के बीच हॉटलाइन शुरू करने पर भी सहमति बन गई है। एक लंबे अंतराल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का नया आगाज हुआ है। ये बातचीत पाकिस्तान की पहल पर शुरू हुई है। इसके लिए भारत के पूर्व राजनयिकों, अकादमिक जगत की हस्तियां और सेना से जुड़े पूर्व अधिकारियों का एक दल रविवार को इस्लामाबाद गया था। हालांकि ये कोशिश दोनों देशों के बीच अनौपचारिक रूप से एक दूसरे की सरकारों का मिजाज समझने के लिए है। सूत्रों का कहना है कि इसमें दोनों देशों के आपसी संबंधों के अलावा सीमा के हालात और अफगानिस्तान पर चर्चा हुई है। भारतीय दल में पूर्व विदेश सचिव विवेक काटजू और राकेश सूद के अलावा पूर्व वाइस एडमिरल के नैयर और एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जेएस राजपूत शामिल थे। बात खास शख्सियत की। 20वीं सदी के महान फिल्मकार सत्यजीत रे की आज जयंती है। पूरी दुनिया में
उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई। सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सत्यजीत रे को भारत रत्न, दादा साहब फाल्के और ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। आइए याद करते हैं कालजयी फिल्मों के रचनाकार सत्यजीत रे को उनकी जयंती पर। याद रखिए, शतरंज का एक अहम उसूल है जो कभी तोड़ा नहीं जाता। कौन सा उसूल? जिस मोहरे को हाथ लगा लिया उसी का चलना लाजमी है। आम से दिखने वाले सत्यजीत रे जैसा नजरिया बिरले ही मिलता है। सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिसके काम को पूरी दुनिया ने सराहा। 2 मई 1921 को कोलकाता में जन्मे सत्यजीत रे न सिर्फ एक बेहतरीन लेखक बल्कि एक अलहदा फिल्मकार थे। अपनी पहली फिल्म पाथेर पांचाली के लिए ही उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, जिसमें कान फिल्म फेस्टिवल का श्रेष्ठ मानवीय दस्तावेज का सम्मान भी शामिल है। पाथेर पंचाली के लिए पत्नी के जेवर गिरवी रखे, तमाम संघर्ष सहे, लेकिन इस फिल्म की सफलता ने उनके सभी कष्ट दूर कर दिए। इसके बाद अपुर संसार, अपराजितो जैसी फिल्मों में उन्होंने जिस सादगी से ग्रामीण जीवन को दिखाया वो बेमिसाल है। वहीं शतरंज के खिलाड़ी जैसी फिल्मों से अलग ही संदेश दिया। गिरिया कह रही थी खुदा न खास्ता आपके सर में। आपको क्या? और आप उस नामुराद मीर साहब के साथ? बेगम, हमारे दोस्त को क्यों बुरा कह रही हैं आप? सत्यजीत रे के काम के आगे सम्मान भी छोटे पड़ गए। भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अलावा उन्हें 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड भी मिला। Who given me this award and who made me so proud. Thank you very, very much. चार्ली चैपलिन के बाद सत्यजीत रे फिल्मी दुनिया के दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा था। 70 साल की उम्र में 23 अप्रैल 1992 को दुनिया से रुखसत हुए सत्यजीत रे के साथ फिल्मी दुनिया के एक युग का अंत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। मोबाइल सिम लेने के लिए आधार जरूरी नहीं, सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और मतदाता कार्ड जैसे वैकल्पिक पहचान पत्र स्वीकार करने के जारी किए निर्देश। कहा तुरंत प्रभाव से मोबाइल कंपनियां करें पालन। वायु प्रदूषण से निपटने में केंद्र की उज्ज्वला योजना बेहद कारगर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट, कहा दुनिया में 10 में से 9 लोग जहरीली हवा में ले रहे हैं सांस। दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित जगहों में भारत के 14 शहर। केंद्र ने जारी किया नई दूरसंचार नीति का मसौदा। 2022 तक 40 लाख नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य। हर नागरिक को 50 मेगाबाइट प्रति सेकंड गति का इंटरनेट कनेक्शन देने का प्रस्ताव। कर्नाटक बीजेपी के किसान कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नमो ऐप के जरिए कर रहे हैं संबोधित। कल चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा का अपमान करने का लगाया था आरोप। सिद्धरमैया ने कहा प्रधानमंत्री की टिप्पणी बीजेपी जेडीएस के बीच गोपनीय तालमेल का संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात का दिखा असर। लद्दाख के चुशुल में भारत चीन के सेना अधिकारियों की हुई बैठक। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और विश्वास बहाली के उपायों पर काम करने का लिया संकल्प। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। आगे देखिए विशेष में मजदूर कितना मजबूत। नमस्कार।